नमस्कार, जय श्री राम। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अवनीश सर और हम बात करने वाले हैं आज बंदर के हाथ में अस्तूरा। दिल्ली में केजरीवाल की जब नई-नई सरकार बनी थी तो उस वक़्त केंद्र सरकार ने उनसे कुछ चीज़ें छीन ली, एसीबी छीन ली, दिल्ली पुलिस उनके हाथ में नहीं थी। आम आदमी पार्टी वालों का बड़ा शोर था, भाई हमको राज करने नहीं दे रहे हैं, हमारे हाथ में तो पुलिस नहीं है। भाई अगर पुलिस आपके हाथ में होती तो शीश महल की रिपोर्टर पर जैसे आपने एससी एसटी एक्ट लगवा करके जेल भेजने का प्रयास किया, जिस प्रकार से अभी अजीत भारती, अनुपम केसिंग और कौशलेंद्र राय सहित 50 अलग अलग व्यक्तियों पर ट्विटर हैंडल्स पर आप एफआईआर की बात कर रहे हो, वो भी एससी एसटी एक्ट के अंदर कार्रवाई हुई, घटना हुई दिल्ली में। ये लड़के जो हैं वो उत्तर प्रदेश के हैं, तो समझ में आता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या है। और जब ब्लंट यूज मिसयूज ऑफ पावर की बात होगी ना, तो आम आदमी पार्टी जिसने किसान आंदोलनकारियों को दौड़ा दौड़ा के मारा था, वो भी होगा। और एससी एसटी एक्ट कितना दूध का धुला है, उसके लिए आपको विष्णु तिवारी की कहानी जाननी होगी। 14 वर्ष तक ये आदमी, ये कोई खरबपति आदमी नहीं था, 14 वर्ष तक जेल की सजा काटता है। 14 वर्ष बाद न्यायपालिका को रियलाइज होता, अरे ये तो फेक केस है, ये तो झूठा केस है। फिर जेल से छोड़ा जाता है, बाहर निकलता है तो पूरे परिवार को खो चुका है। 20 साल जेल में रहता है, 20 साल, 14 साल नहीं। अब समय आ गया है कि फेक एससी एसटी एक्ट और इन केसेस के बारे में बात की जाए, क्योंकि ये मेरा अभिषेक तिवारी शो का कोई आंकड़ा नहीं है। ये जो आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूं, ये सरकार के, एनजीओ के, अलग अलग लोगों के आंकड़े हैं। ओनली 0.67% of SC/ST cases found true in court trials, government data says 31 जुलाई 2021। ऐसे अगर इस देश में होगा तो कैसे चलेगा। और दूसरे हिस्से में हम अवनीश सर से बात करेंगे, मायावती की विशाल रैली ने क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदल के रख दिया है, हिला के रख दिया है। समाजवादी पार्टी शैटर्ड क्यों है, ये दो पार्ट में। लेकिन पहले जॉर्ज डब्ल्यू बुश को जब जूता मारा गया तो इंटायर मुस्लिम वर्ल्ड ने कहा, इतना अच्छा पत्रकार, अरे भाई साहब क्या बात है, आप तो सर ग्रेट है। मुंतधर अल जैदी बगदाद के रहने वाले थे, आपने कमाल कर दिया प्रतीकात्मक रूप से। लेकिन आम आदमी पार्टी का तो जूते से डायरेक्ट कनेक्शन है। क्या बात कर रहे हैं आप लोग, कहेंगे कि अभिषेक जी आप हवा में बातें करते हैं। मैं कुछ भी हवा में नहीं बोलता सर। मेरा अपना क्या है, मैं मानता हूं, दूसरे का पता नहीं, कि मेरी पैदाइश 2014 के बाद नहीं हुई है। मुझे याद रहता है और मैं गूगल से खोज खोज के इसलिए वो न्यूज लेकर के आ जाता हूं। जनरैल सिंह ने संवैधानिक पद पर बैठे हुए पी चिदम्बरम को मारा जूता। बदले में आम आदमी पार्टी ने कहा, अरे सर आपका जूता तो सेकुलर जूता है सर, आपका जूता तो आपने ब्राह्मण के मुंह पे जूता मार दिया ना, गजब। ये लो लोकसभा का टिकट। अवनीश सर, ओवर टू यू सर। इस पूरे प्रकरण पर हमारी बात नहीं हुई, आप भी ट्रेवल कर रहे थे जी। जुडिशियरी पर बढ़ता अविश्वास, जूता कांड और एफआईआर कैसे देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपने बातचीत शुरू की एससी एसटी एक्ट से और उसके दुरुपयोग से। अभिषेक जी, जरा इसको इन टोटलिटी देखने की आवश्यकता है। अगर आप महिलाओं के प्रति अपराध और उसके जितनी भी धाराएं हैं, स्पेशल प्रोविजंस हैं, अगर उनके उपयोग और दुरुपयोग के आंकड़े को देखेगा, आपको ऑलमोस्ट इसी तरह का आंकड़ा वहां भी मिलेगा, सेम इसी तरह का आंकड़ा वहां भी मिलेगा आपको। इसके अलावा चले आते हैं, अगर आप इस देश में 2014 के बाद जो भी कल्चरल रेवोल्यूशन आया है, मैं उसे पॉलिटिकल रेवोल्यूशन की बजाय कल्चरल कहता हूं, जहां पर कि करप्शन के लिए जीरो टॉलरेंस रखने वाली एक सरकार है। ज्यादातर राज्यों में डबल इंजन वाली सरकार है, लगभग उसी फिलॉसफी को कैरी ऑन करती है। लेकिन अगर आप करप्शन
के भी जुड़े हुए केसेस देखेंगे, इतने स्ट्रॉन्ग प्रोविजंस के बाद भी, चाहे वो ईडी हो चाहे वो बाकी ऑर्गेनाइजेशन, फिर भी अगर आप वहां पर कन्विक्शन का रेट देखेंगे तो वो भी ST केस जो है ना उसके आंकड़े के आसपास ही आता है। अगर आप बाल अपराध, अभी यौन अपराध छोड़ दिया मैंने, वो महिलाओं वाले में गिना दिया, अगर आप बाल अपराध जिसमें बाल श्रम से लेके उत्पीड़न से लेके यहाँ तक कि NDPS के भी मामले अगर आप देखेंगे तो उसमें भी आपको कन्विक्शन रेट जो है वो ऑलमोस्ट वही फिगर आएगा जहां से हमने शुरुआत की SC एक्ट से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमें चर्चा जुडिशरी और जुडिशियल सिस्टम पर करने की आवश्यकता है। कानूनों का दुरुपयोग, चाहे वो महिलाओं के कानून रहे हों, चाहे ये दलित भाइयों वाले कानून रहे हों, चाहे बाल अधिकार वाले कानून रहे हों, चाहे करप्शन वाले कानून रहे हों, वहां कितना दुरुपयोग हुआ है। और अगर मान लीजिए दुरुपयोग हुआ है फिर भी अगर केस कन्विक्ट हुए हैं और नॉन कन्विक्टेड हैं तो इसका अर्थ क्या है? ये खेल जमीन से निकलकर कोर्ट और कचहरी में पहुंच जाता है और वहां दलील, सबूत, सुनवाई, जज साहब की कार्रवाई, एक वकील साहब का पैसा लेके तारीख देखना, दूसरे का पैसा देके अगली तारीख बता देना। तो ये मुझे लगता है कि एक किसी स्पेसिफिक एक्ट, किसी स्पेसिफिक कानून की बात से ज्यादा ये हमारे यहाँ के जुडिशियल सिस्टम के काम करने के ऊपर ज्यादा निर्भर करता है। और यही वजह है कि एक ही तरह के केस में कोई 1 मिनट में जमानत पा जाता है, उसी तरह के केस में आपने अभी एक उदाहरण रखा, सामने रखा कि पूरा जो है जीवन बिता देता है। तो आप मुझे ये बताइए, ये दुरुपयोग से ज्यादा अदालती मामला हुआ ना। और यहीं पर आके वो बात ठहर जाती है कि भाई साहब अब इस देश में जुडिशियल रिफॉर्म का समय आ चुका है। जुडिशियल रिफॉर्म को लोग ज्यादातर ये समझ लेते हैं कि बस कोलेजियम खत्म कर दो, जुडिशियल रिफॉर्म शुरू हो जाएगा। अगर ऐसा है भाई साहब तो फिर सेशन कोर्टों को तो बड़ा शानदार काम करना चाहिए, लेकिन क्या वहां पर काम होते हैं? नहीं होते, उस अपेक्षा के हिसाब से नहीं होते। तो इस देश में जुडिशियल रिफॉर्म का मतलब केवल कॉलेजियम सिस्टम को खत्म कर देना, बदल देना मात्र नहीं है। अदालतों के काम करने के तरीके, टाइम बाउंड। आप बताइए, एक सफाई कर्मचारी के ऊपर राज्य सरकार का अगर कोई टाइम बाउंड है कि 7 दिन में नाली साफ हो जानी चाहिए, 8वें दिन वहां का इंस्पेक्टर नप जाएगा, 9वें दिन ठेकेदार का ठेका कैंसिल हो जाएगा, 10 या 15वें दिन तो हो सकता है नगर आयुक्त भी जांच के घेरे में आ जाए, है कि नहीं है? एक नाली की सफाई की बात है। और भाई साहब आप लाखों केस पेंडिंग रखते हैं, आप तारीख पर तारीख दिए जाते हैं, इस तरह की बातें करते हैं कि जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट बना ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट जो है वो बेल देने का काम करता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है? सुप्रीम कोर्ट का काम है संविधान की व्याख्या करना, लेकिन वो बेल देता है, एंटीसिपेटरी बेल देता है, रातों रात बैठ के सुनवाई करता है। तो मुझे लगता है कि ये केवल SC/ST एक्ट जैसा एक अकेला उदाहरण नहीं है। और जब तक आमूल-चूल परिवर्तन इस देश में जुडिशियल रिफॉर्म के रूप में नहीं होगा, तब तक सब्जेक्टिव रूप से हम किसी दिन SC/ST एक्ट पर बात कर रहे होंगे, किसी दिन महिला अपराध पर बात कर रहे होंगे, किसी दिन करप्शन पर बात कर रहे होंगे, किसी दिन बाल अपराध पर बात कर रहे होंगे। तो मुझे लगता है कि ये उस तरह का मामला है। और जब तक अदालतों का यह चरित्र जिंदा रहेगा, जब तक हमारे जुडिशियल सिस्टम का ये चरित्र जिंदा रहेगा, आप हमारे पास विषयों की कमी नहीं होगी। हम इसी तरह बात करते रहेंगे, लेकिन उसका कुछ हल निकलने वाला नहीं है। रही बात दुरुपयोग की, सर दुरुपयोग इस देश में कानूनों का कैसे हुआ है और अदालतें कैसे इसमें सहयोगी रही हैं, इसके एक उदाहरण नहीं है, अनेकों उदाहरण है। हाँ, यहाँ पर अच्छी बात यह है कि अब बात हो रही है। अब बड़ी से बड़ी अदालत के बड़े से बड़े हाकिम साहब को ये कहना पड़ रहा है कि हमें सोशल मीडिया में कुछ ट्रोलर ट्रोल कर रहे हैं। अब उन्हें अगर स्वतः संज्ञान लेने के लिए कोई जनहित याचिका लेके पहुंच रहा है कि निशिकांत दुबे साहब आपके खिलाफ ये बोलते हैं, वो बोलते हैं, तो बड़ी अदालत के बड़ी जज को साहब को ये कहना पड़ता है, देखिए साहब हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर है और बहुत सारी निगाहें हैं। ये एक शुभ लक्षण में देख रहा हूं जो कि जनता की तरफ से आया। अभी तक सरकार की इसमें भूमिका नहीं दिखी है। अदालतों का खुद, उन सिस्टम के जिम्मेदारों की भी अभी तक कोई इनिशिएटिव नहीं दिखा है। इसलिए मुझे लगता है कि खुलकर बात होनी चाहिए। आपने जैसा कहा
SC/ST एक्ट के दुरुपयोग पर भी होनी चाहिए, महिला कानूनों के दुरुपयोग पर भी होना चाहिए। भाई साहब, आंख खोल के, चश्मा उतार के एक महिला को भली नीयत से देख लेना भी अपराध हो जाए अगर महिला चाह ले डेलिबरेटली। कैसे कैसे कानून हमने बना रखे हैं। तो मुझे लगता है कि जुडिशियल रिफॉर्म इन सारी चीजों का हल है। जी बिल्कुल, ये सारी चीजों का हल जुडिशियल रिफॉर्म है। मैंने इसलिए बंदर के हाथ में अस्तूरे की बात की थी कि अगर अस्तूरा गलत व्यक्ति के हाथ में लग जाए तो पंचतंत्र की बड़ी फेमस कहावत है, वो कहावत नहीं, पूरी कहानी है बंदर के हाथ में अस्तूरा, और उस कहानी का आउटकम क्या है वो दर्शकों को पता है। अब चूंकि आपके साथ बातचीत का एक अलग आनंद आता है मुझे, और सीखने को, सुनने को, समझने को भी बहुत मिलता है हमारे दर्शकों को। आम आदमी पार्टी ये जूते में फर्क क्यों कर रही है? देखिए, बात ही नहीं है। मैं मानता हूं कि प्रतीकात्मक एक गांधीवादी विरोध क्या हो सकता है, ये बात कौशलेंद्र राय ने कही कि गोडसे तो बनना आप लोग भूल जाइए। मैं कह रहा हूं कि गांधी होते तो क्या करते? गांधी किसी विषय पर थूक देते। भैया, आप स्वयं को भगवान समझ बैठे हैं, तो हम क्या करें? हमारे भगवान को गाली देने का अधिकार तो नहीं मिल जाता किसी को भी। उसमें दलित एंगल को ढूंढ लेना आम आदमी पार्टी के द्वारा, जबकि यही लोगों ने जुडिशियरी में, चाहे वो सरजील इमाम के बेल वाले प्रकरण पे या फिर उमर खालिद वाले बेल वाले प्रकरण पे, या भूल जाइए एक वकील साहब जो आज इतने चिंता कर रहे हैं, उनपे तो कंटेम्प्ट ऑफ केस हुआ था, 1 रुपए का फाइन दिया था राम मंदिर के जजमेंट के बाद। उन्होंने जज साहब के लिए, मिलॉर्ड के लिए और संविधान के और न्यायपालिका को क्या क्या नहीं कहा। तो अगर अजीत भारती ने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा तो इतना हाय तौबा किस बात का है? और पंजाब सरकार के पास बाढ़ पीड़ितों के लिए फुर्सत नहीं है, और अजीत भारती और इन पे आप SC/ST एक्ट डालेंगे, जो कि आपका पंजाब का तो मामला ही नहीं है। जज साहब दिल्ली में बैठे हैं, मामला है वो यूपी में बैठे हैं। जी बिल्कुल। आपने जूता कांडों के प्रति प्रेम की बात की, तो आपने तमाम गिनाए, आम आदमी पार्टी वाला वो शौर्य भी गिनाया, सांसदी का टिकट भी गिनाया। दरअसल ये केवल आम आदमी पार्टी तक नहीं सीमित है, ये कांग्रेस इकोसिस्टम का एक राष्ट्रीय चरित्र है। और कैसे है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले पर इसी तरह सांकेतिक एक जूता हुआ राहुल गांधी का क्या स्टेटमेंट था? क्या बात, जनता खुल के बोल रही है और डंडे से मारेगी, और डंडे से मारेगी। और किस तरह के कार्टून शेयर किए गए, भागते हुए नरेंद्र मोदी और दौड़ाते हुए सो कॉल्ड भारत की जनता, हाथों में डंडा लिए हुए। क्या था ये? मर्जा मोदी क्या था भाई? मर्जा मोदी क्या था? हाय हाय मोदी तो लोकतांत्रिक है। हाय हाय मोदी आप करिए, मैं भी पीछे से बोल दूंगा हाय हाय मोदी और हंस के निकल लूंगा। लेकिन मर्जा मोदी क्या है? जेएनयू के प्रांगण में घुसकर घेर लेना, जेएनयू के प्रांगण में कमर हिला के डफली बजाते हुए और बृहन्नलाओं की तरह घूम रही लड़कियों, वो कहती हैं नीम की डलिया कड़ियों ही है, कड़वा है। और नरेंद्र मोदी अब वो कड़वा के आगे। बिल्कुल। ये क्या है भाई? ये क्या है भाई? नरेंद्र मोदी को जूतों से पीटा जाना चाहिए, इसका स्वतः सा ज्ञान क्यों नहीं लिया? और आज जो लोग कह रहे हैं कि दलित का मामला खींच लिया गया, मैं संभवतः सबसे पहला व्यक्ति था जब गवई साहब अभी शपथ भी नहीं लिए थे, केवल इनके नाम का अनाउंसमेंट हुआ था। दैनिक जागरण का एक कनक्लेव था, उस कनक्लेव में गए और गवई साहब ने सबसे पहले कहा कि मैं इस देश का पहला दलित CJI हूं। बाद में इन्हें याद आया कि नहीं, मैं इस देश का पहला बौद्ध CJI हूं। सवाल ये होता है भाई साहब कि जुडिशरी में जाति चर्चा, इसको लेके आने वाले कौन है? और अब आज बात कर लेते हैं जरा पत्रकारिता की। एक कथित मुर्दा संख और तमाम तरह के मेकअप करके आने वाला एंकर जो अब यूट्यूबर है, कौन जात हो भाई? पत्रकारिता में ये कौन सी जात हो रही? उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का भूतपूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पत्रकारों से पूछते हैं क्या नाम है तुम्हारा? क्या? अच्छा मिश्रा। ओहो। राहुल गांधी पब्लिक सेक्टर में कितने दलित हैं, कितने OBC हैं?
समाचार चैनलों में एंकर कितने ओबीसी हैं, फलाने मिनिस्ट्री में कितने अफसर ओबीसी हैं, कौन से पब्लिक सेक्टर में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं। आप मुझे ये बताइए, ये जातीय विमर्श इस देश में लेकर आया कौन है? कौन लेकर आया? यही लेकर, ये खुद लेके आए हैं। अब अगर कुछ युवा अपने किसी प्लेटफॉर्म पर बैठ के इस तरह की अगर बात कर लेते हैं, तो आप उसको नोटिस ले रहे हैं, ये बताता है कि वो चर्चा सही दिशा में जा रही है, वो सही काम कर रहे हैं। इससे तो अजीत भारती के ही विमर्श को जीत मिलेगी अंततोगत्वा, जब उसने ये कहा कि प्रेमचंद के फटे हुए जूते के बाद भी प्रेमचंद ने ये नहीं कहा कि धनपत राय की जाति क्या है, लेकिन 80,000 का जूता पहनने के बाद 3 लाख रुपए लेने वाले, सैलरी लेने वाले जज साहब को इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं होता कि किसी के जले हुए नोट भी पुकार रहे हैं और इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उसके अकाट्य सत्य तो फिर वो और क्या है कि वो तो तैयार है, वो तो कह रहा है। नहीं, मैं तो अब बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, एक चीज और बताऊं आपको, मैंने वही बात कही ना कि आप उस विमर्श को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हो। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि इस बात में तो दम है। रोकने की कोशिश किसको होती है? रोकने की कोशिश उस बात को होती है। यहाँ व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है कि कोई 2 लड़के 3 लड़के बैठ के कहीं पर बात की है। सवाल ये होता है कि वो विषय क्या था, और इस विषय के प्रवर्तक आप हैं। बस आपको खराब ये लग रहा है कि जिस पर आप आरोपित करते हुए ये बातें अब तक करते आए जमाने से, वो कथित पिघला हुआ शीशा न जाने किन कथित कानों में डालते आए, आज वही आरोपित और कटघरे में खड़ा समाज के रिप्रेजेंटेटिव कुछ लड़के बैठ के अगर बात कर रहे हैं, तो ये अर्थ ये होता है अभिषेक जी कि वो समाज खुद का आत्मचिंतन करने के बाद अपने दोनों हाथ फैला के आगे बढ़ रहा है, और यहां फैक्टर वो काम कर रहा है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। इन सारे गिरोहों को डर इस बात का है, ये तो महाएकीकरण की दिशा में जा रहा है मामला। आप बताइए, गवई साहब के पूरे एपिसोड के बाद सबसे पहला ट्वीट प्रधानमंत्री का, और इतना विस्तृत ट्वीट। यहां पर एक छोटा सा संदेश मैं और देना चाहता हूं। देखिए, ये डिजिटल क्रिएशन का दौर है। कई बार व्यूअरशिप के लिए, कई बार अपनी बात ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसके लिए कुछ लालित्यपूर्ण शब्द, कुछ लालित्यपूर्ण भाषा, ये सबकी अपनी स्किल होती है। लेकिन ऐसे में थोड़ी सी सावधानी हमें भी रखनी चाहिए। मैं बड़ी गंभीरता से ये बात कह रहा हूं। मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब एक तरफ हम बृहद हिंदुत्व और संगठित हिंदुत्व का पैरोकारी करते हैं, बात करते हैं, बड़ी गंभीरता से करते हैं, कंस्ट्रक्टिव तरीके से लगातार हो रहा है। योगी आदित्यनाथ जब कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे की बात को हम और आगे बढ़ाने के प्रयास करते हैं, पीएम की बात को एक रहोगे सेफ रहोगे। अब ऐसे में कुछ ऐसे भद्दे शब्द, मैं उसको इन्वर्टेड कामे में कह रहा हूं, भद्दे शब्दों से बचना चाहिए। जैसे मैंने सोशल मीडिया में देखा है, कुछ नौजवानों को भी देखा है, भीमटा वीमटा जैसे शब्द का इस्तेमाल करना, ये गलत है। मैं निजी रूप से बड़ा दुखी होता हूं इस तरह के शब्द देखने के बाद। आवेश में ही सही इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। विमर्श विषय का होना चाहिए, निजी रूप नहीं दिया जाना चाहिए। और अभी आगे आपने कहा, चूंकि पहले की चर्चा हम लोग मायावती जी के कल के उत्तर प्रदेश की रैली पे भी करेंगे, तो ये बातें अपने आप उस दिशा में और आगे बढ़ेंगी। लेकिन हाँ, लेकिन एक बात तो निश्चित है अभिषेक जी कि बात में दम है, और यही वजह है कि जिनके दाढ़ियों में तिनके हैं, जिन चोरों की दाढ़ियों में तिनके हैं, जिन्होंने भारत के बहुसंख्यक समाज को केवल बांटने के लिए समाज के भीतर, उस वर्ग के भीतर अगड़ा पिछड़ा सवर्ण बनाम दलित, ये तमाम फर्जी नैरेटिव शुरू किए। 2014 से ये नैरेटिव लगातार कमजोर हो रहे हैं, ध्वस्तता की तरफ बढ़ रहे हैं, और इसकी पैरोकारी सकारात्मक रूप से उसी कथित आरोपित वर्ग के युवा कर रहे हैं। तो फिर ये चोर की दाढ़ी में तिनके वाली स्थिति है। यही वजह है कि अपने जुरिडिक्शन से बाहर जाके पंजाब और आम आदमी पार्टी सरकार इस तरीके के इनिशिएटिव ले रही है। निंदा यहां भी है, लेकिन थोड़ा सा मैंने कहा आपसे
कि लालित्यपूर्ण शब्दों में एक जो अपने ही भाई बंधुओं, जो कि हमारे ही हिंदू भाई बंधु हैं, उनके लिए आवेश में ही सही, उनकी लाख नकारात्मक हरकतों के बावजूद भी इस तरह की चीजें नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, इनसे बचना चाहिए। जी। हाँ, आज पूर्व सीजेआई मार्कंडेय काटजू जी ने एक बात कही है। I can condemn the throwing of a shoe on CGI Gawai, but he invited this when, while hearing a petition praying for restoration of a statue of Lord Vishnu in Khajuraho, he commented that you say you are a snatch devotee of Vishnu. Go and ask the Danai itself to do something. Go and pray. Such remarks were totally unwarranted, inappropriate, and unnecessary, having no bearing on the legal issues involved in the case. Judges should talk less and less in court. Last में वो लिखते हैं, what would happen if a judge hearing a petition regarding demolition of a mosque and say, let Allah or Prophet Muhammad restored it? ये मेरे शब्द नहीं है, ये मार्कंडे काटजू जी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये पोस्ट हुआ। अब इसको कैसे आप देखते हैं सर? ये हमारी भावना है, आप इसे अपनी वाल पर देख सकते हैं। क्या आपकी भावना इससे अलग है? हमारी भावना इससे अलग है। जो भी दर्शक इसे देख रहे हैं उनकी भावना अलग है। करोड़ों करोड़ों सनातनियों की भावना इससे अलग है। बस वो नाम मार्कंडेय काटजू का है, इसके अलावा कोई फर्क नहीं। ये बात बिल्कुल सही। आपने इनवाइट किया। मेरा बस इतना कहना है कि वो तो दलित समाज से हैं, जो किशोर जी आते हैं, उन्होंने साबित कर दिया। और ये कहना कि दलित समाज के लोग हिंदू नहीं होते, मैं तो बौद्ध हो गया, वो तो दलित समाज से और वो स्वयं को इतना हिंदू मानते कि उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं ये कैसे हुआ। मेरा एक प्रश्न है सर, हिंदू भी 70 वर्षों से 75 वर्ष से कितना से है? आप रामायण फाड़ने की बात करेंगे, आप शुरू हुए थे मनुस्मृति से, लेकिन रामचरितमानस फाड़ने की बात क्या बिहार के शिक्षा मंत्री ने नहीं कही थी? गोस्वामी तुलसीदास जी को गाली नहीं दी? आप बार बार हमारे आस्था पर, कभी कुंभ पर, कभी हिंदू हिंसक होता ये कहेंगे, तो कोई ना कोई युवा, कोई ना कोई यूथ तो ये कर ही देगा ना। आप प्रोवोक ही तो कर रहे हैं कि वो कहे, वो करे, यही तो आप चाहते थे, तो वो हो रहा है। अब ये कहना कि नहीं तुम सहते जाओ, नहीं तो तुम पे हम SC ST एक्ट लगा देंगे, वो अलग बात है। आते हैं उत्तर प्रदेश पर, जनसभा विशाल, सभी जातियों के लोग, और जो भीड़ दिखी, उसके बाद भाजपा को कोई दिक्कत नहीं हुआ, जबकि सत्ता में वो है। PDA के नाम पर अखिलेश यादव और पूरी इकोसिस्टम और कांग्रेस मायावती को गाली देने लगी। ऐसा क्यों सर? ठीक बात है। आपके इस राजनीतिक सवाल का मैं अंकगणित से जवाब देता हूँ कि क्यों भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ, उनकी सरकार को कोई चिंता नहीं है, और सबसे ज्यादा PDA वाले या राहुल गांधी का इकोसिस्टम क्यों परेशान है। 2017 में बसपा यानी मायावती के पास वोट परसेंटेज था 22.23% वोट मिले 2017 के चुनाव में, और 2017 के चुनाव में जब बसपा को 22.23% वोट मिले, तो बिना योगी आदित्यनाथ के चेहरे के बावजूद भी प्रचंड बहुमत किसके फेवर में आया? कमल के फूल यानी भारतीय जनता पार्टी को, यानी NDA को। ठीक, वही मायावती जब 11-12% रह गई 2022 में, तो 2017 के मुकाबले 2022 में 5 साल योगी आदित्यनाथ की शानदार सरकार, उनके शानदार काम के बावजूद भी सीटें घट गई। 22.23% में से जो लगभग 11% वोट गए, वो कहां गए? 2019 में एक और अब तक की सबसे बड़ी राजनीतिक गलती मायावती ने कर रखी, जब उन्होंने बुआ और भतीजे वाला कांड कर दिया। तो मायावती जी की एक कल की रैली
इस बात को सहेजने के लिए थी कि उन्होंने गलती से ही डायन को, साइकिल वाले डायन को जो अपना घर दिखा दिया था। कल बहन मायावती अपने लोगों के बीच में ये कह रही थी कि 2017 का स्टेटस को मेंटेन कर लो। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाजपा को वोट कर देना। मोदी की और योगी की तारीफ की, अभी उस पर आऊंगा। उन्होंने सबसे पहले ये कहा, मेरे बच्चों 22.23% पर वापस आ जाओ, 2017 पर वापस आ जाओ। और एक चीज मैं आपको बताऊं, जो भी बसपा की राजनीति को और बहन जी की राजनीति को नजदीक से जानते हैं, मेरा ये है, मैंने तो काम भी किया उनके साथ में, साफ तौर पर बोलता हूं, उनको अच्छी तरह पता है अभिषेक जी कि या तो फ्राइडे वाली जो जमात होती है उनके पास इंटरनल स्ट्रांग कम्युनिकेशन नेटवर्क है कि पूरे भारत में वो हर फ्राइडे में एक बात ऐसी कर देंगे कि वो पूरे भारत के उस समाज में एक साथ कम्युनिकेट हो जाएगी घंटों के भीतर। यही दक्षता और यही स्ट्रांग नेटवर्क बहन मायावती के पास है। बहन मायावती के शब्द स्टेट कोऑर्डिनेटर से जोनल कोऑर्डिनेटर से डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से ब्लॉक कोऑर्डिनेटर तक होते हुए उनके अंतिम समर्थक तक, वोटर तक एक कार्य दिवस में पहुंच जाते हैं मैसेजिंग। और उन्होंने अपने वर्ग को यह कहा कि गलती से डायन को हमने घर दिखा दिया है, लेकिन अब तुम्हें वो नहीं करना है। 27 में तुम्हें 22.23% इंटैक्ट होके इधर आ जाना है। दूसरा, हम सबने ये देखा है, पॉलिटिकल जब भी हम एनालाइज करते हैं तो ये हमें पता है कि बहन मायावती जिसके फेवर में चाहती हैं अपना 100%, मैं 100% कह रहा हूँ, राजनीति में कुछ भी 100% नहीं होता, लेकिन मायावती के टर्म में 100% होता है अभिषेक जी। 100% अपने वोट वो किसी को भी ट्रांसफर करा देती हैं जिसको वो चाहती हैं। 2019 में ऐसा उन्होंने अखिलेश के लिए कर दिया और यही शिकायत रही कि अखिलेश और कांग्रेस ने अपना वोट नहीं शिफ्ट किया। दूसरा, आप देखते होंगे कि आज एक विधायक की पार्टी है मायावती उत्तर प्रदेश में, फिर भी 27 आने दीजिए, उनके पास एक एक टिकट के पीछे कम से कम 5-5, 10-10 टिकट लेने वाले टिकटार्थी खड़े मिलते हैं। और जैसा कि मायावती जी की अपनी अदा है, करप्शन और उनका खैर वो बड़ा अच्छा संबंध है, तो वो टिकटें पार्टी में योगदान अच्छे तरीके से, लक्ष्मी का योगदान कराती हैं और टिकटें देती हैं। आज भी हाईएस्ट एमआरपी पर अगर कोई टिकट आज भी उठाया जाता है उत्तर प्रदेश में तो वो बसपा का उठाया जाता है। तो ऐसे में मायावती ने अपने वोटर्स को अगर ये कहा है कि 17 की स्थिति में आ जाओ, तो मुझे बताइए, अगर उनका वोटर 17 की स्थिति में आ गया, 22.25% पे वापस आ गया, तो फिर 22 में जो रिजल्ट आया उसके मुकाबले 17 में जो रिजल्ट भाजपा के पक्ष में आया था, 27 में फिर क्या होगा? 27 में वही जो अखिलेश सोच रहे हैं। अब उनके 1 घंटे के भाषण को ले लीजिए, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने वोटर्स को यह संकेत दिया कि देखो, क्योंकि एक बात बड़ी फैक्ट है, किसी नेता का जो सपोर्टर वर्ग है ना, वो सत्ता के बिना बहुत ज्यादा दिन तक उसके साथ इंटैक्ट नहीं रहता। ये हकीकत है, कांग्रेस का हाल हम देख रहे हैं इसी वजह से। लेकिन मायावती जी ने अपने वोटर को यह बता दिया कि सुनो, हम भले सत्ता में नहीं हैं, लेकिन हर घर शौचालय बन रहे हैं सबसे ज्यादा तुम्हारे, उज्ज्वला योजना सबसे ज्यादा तुम्हारे पास, मनरेगा योजना का सफल क्रियान्वयन, उसका सीधे सीधे डायरेक्ट टू बेनिफिट ट्रांसफर तुम्हारे हक में, फ्री राशन तुम्हारे हक में, ग्रामीण शिक्षा तुम्हारे हक में, स्वास्थ्य तुम्हारे हक में, स्वच्छ पेयजल तुम्हारे हक में, और जो सबसे बड़ी बात, तुम्हारी बच्चियां सुरक्षित योगी आदित्यनाथ की सरकार में, तुम्हारी बहनें सुरक्षित योगी आदित्यनाथ की सरकार में। सड़क पर जिस गाड़ी पर सपा का झंडा, उसके अंदर बैठा गुंडा, वो गुंडा आज तुम्हारे बच्चियों को तुम्हारे खेतों पर, तुम्हारी जमीनों पर, तुम्हारे हक हकूकों पर डाका नहीं डाल पा रहा है। किस वजह से? योगी आदित्यनाथ की सरकार पर। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि हमारे महापुरुषों का सम्मान कौन कर रहा है? योगी आदित्यनाथ की सरकार। एक भी ऐसे जिले का नाम नहीं बदला। अखिलेश यादव को ताना मारा कासगंज का, 9 जिलों की लिस्ट आज सोशल मीडिया में टहल रही है। तो उन्होंने ये बताया कि सत्ता में हम भले नहीं हैं,
काम सब तुम्हारे हो रहे हैं, मुझे वो गाना याद आ गया, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो वो संकेत मायावती ने दिया, और एक संकेत उन्होंने और दिया, और दुकान किसकी बंद की है? राहुल गांधी और उनके इकोसिस्टम के हिस्से अखिलेश यादव की। ये दिन में 5 वक्त जो चूरन की ये किताब जिसे संविधान कहते हैं, और बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम को दिन में 72 दफा ये जो दोहराते हैं फर्जी तरीके से, इन अंबेडकर के फर्जी चेलों की दुकान मायावती ने बंद की। उन्होंने कहा कि अंबेडकर के संतान हम हैं, हम उन्हें रिटेन करेंगे, अपने पास रखेंगे। और उन्होंने एक बात और कही कि हम पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। पूरी मजबूती से चुनाव लड़ने का मतलब 17 की तरह चुनाव लड़ेंगे, यानी 22.23% हमारे पास वापस आओ। डायन ने जो घर देख लिया है मेरी गलती से, उसे भूल जाओ। जी। और एक अंतिम बात जो मैं लगातार कहता हूं मायावती की राजनीति के बारे में, अभिषेक जी, आपके दर्शक भी ध्यान दें, हम सब भी ध्यान दें। जब से 2014 में इस देश में एक राष्ट्रवादी सत्ता आई है, मुझे एक भी कोई स्टेटमेंट स्वयं मायावती का या उनके किसी नेता का भी दिखा दे जो राष्ट्र के विरुद्ध हो, राष्ट्र की सेना के विरुद्ध हो, सनातन धर्म के विरुद्ध हो, बृहद हिंदू एकता के विरुद्ध हो। ऐसा कभी भी नहीं रहा है। और तो और अभी 1 आध महीने पहले की बात है, सहारनपुर जो है, वहां पर एक घटना हुई जिसमें क्षत्रिय वर्सेस दलित कराने का प्रयास हुआ। मायावती मीडिया के बीच में बहुत कम आती हैं, लेकिन उनका एक वीडियो स्टेटमेंट जारी हुआ और उसमें उन्होंने कहा कि हमको और इनको साथ रहना है, हम एक तरह के लोग हैं। ध्यान दीजिएगा, हम एक तरह के लोग हैं, हमें ऐसे बांटने वालों के बहकावे में मत आओ, वे तुम्हें काटना चाहते हैं। आप बताइए, कटोगे तो बटोगे का ये एक्सटेंशन नहीं है तो और क्या है? एक रहोगे तो सेफ रहोगे, इसका एक्सटेंशन नहीं हो तो और क्या है? इसलिए आज अगर विपक्ष में किसी राष्ट्रवादी चरित्र के राजनीतिक व्यक्तित्व को देखना हो तो मायावती हैं। इसीलिए लोगों को मायावती भाजपा की भाषा बोलते हुए नजर आ रही। मुझे तो इसका रिजल्ट आउटकम कहीं ये आ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि 27 में जब समाजवादी पार्टी हवा हो जाए तो सीधे सीधे भाजपा और वहां 2 राष्ट्रवादी ही बचे, राष्ट्रवादी बचे, एक मायावती बचे और एक बीजेपी बचे। चलिए, बिल्कुल सर, आप शो में आए, ये बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रणाम सर, नमस्कार, जय श्री राम। धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकों से निवेदन है, कृपया अवनीश शर्मा सर के चैनल प्रारंभ और द अभिषेक तिवारी शो हमारे चैनल को सहयोग कीजिए, क्योंकि राष्ट्रवादी विमर्श बहुत आवश्यक है। और इस विमर्श में अजीत भारती, अनुपम केसी या कौशलेंद्र राय पे जब FIR होता है तो पता चलता है कि एक रहना और सेफ रहना कितना आवश्यक है। धन्यवाद, जय श्री राम। जय जय श्री राम।